नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। कल की क्लास के अंदर हमने श्वसन तंत्र पूरा किया था। आज हम बायो का एक नया टॉपिक और स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र, या इंग्लिश में जिसे कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कल की क्लास के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको थोड़ा सा सही करवा देती हूँ मैं। कल की क्लास के अंदर मैंने एचबी के साथ या हम कहें हीमोग्लोबिन के साथ कुछ गैसों के हमने बंधुता क्रम देखे थे। उस क्रम के अंदर सबसे पहले मैंने लिखा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है एचबी के साथ जुड़ने की या हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की। सेकंड नंबर पे मैंने गलती से कहीं पे CO2 लिख दिया था, वहां पर हम लिखेंगे ऑक्सीजन। थर्ड नंबर पे आएगा CO2। एक तो ये मिस्टेक थी। सेकंड, मैंने आपको पीडीएफ जो मिली होगी उस पीडीएफ के अंदर तो सही होगा, लेकिन मैंने बोलते वक्त मैंने कल श्वसन अंग लिखवाए थे जीवों के अंदर, तो उसमें मैंने कॉकरोच में मैंने वहां पे बुक लंग्स लिखवा दिए थे, जबकि यहां कॉकरोच की बजाय क्या आएगा, बिच्छू। ये दो मिस्टेक जो कल वाले में हुई थी उसको सही कर लीजिए, बाकी आपको ये पीडीएफ के अंदर ये चीज आपको सही मिली होगी। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या है, या हम कहें हमारे शरीर के अंदर या जीवों के शरीर के अंदर एक ऐसा तंत्र पाया जाता है जो पूरी बॉडी को क्या करता है, जोड़ के रखता है, या हम कहें पूरी बॉडी के जितने भी अंग हैं उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ क्या रखता है, कनेक्ट करके रखता है। इसीलिए हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। यदि हम कहें कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड जो है वो पूरे शरीर में हम कहें कि चक्कर लगाता रहता है, या हम कहें रोटेट करता है, घूमता है, तो वह किस तंत्र के द्वारा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। बात आती है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों जरूरी है। तो शरीर के अंदर विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। इन रिएक्शंस के संपूर्ण होने के दौरान बहुत से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ बनते हैं। ये मॉलिक्यूल्स या जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये बनते कहीं किसी जगह पर है, लेकिन इनको पहुंचाना किसी और जगह पर हो या उनका टारगेट पॉइंट कहीं और हो, तो उसके लिए एक ऐसे हम कहें शरीर के अंदर ऐसे तंत्र का होना जरूरी है जो क्या करे, उस मॉलिक्यूल्स को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचा पाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे सिर में दर्द हो रहा है या हम कहें हमारे हेडेक हो रहा है, तो हम दवाई कहाँ से लेते हैं, हमारे ओरल के माध्यम से या मुख के द्वारा लेते हैं। अब वो दवाई जाती कहाँ है, हमारे पेट के अंदर। पेट में जाने के बाद जब वो घुलती है या उसके साल्ट जो होते हैं वो डिसॉल्व होते हैं, तो डिसॉल्व होने के दौरान वह ब्लड के अंदर मिक्स होते हैं, और वही साल्ट हमारे पेन वाली जगह पर क्या होते हैं, अपना असर दिखाते हैं। तो और एग्जाम्पल देखें, हमने खाना खाया, खाना खाने के दौरान उस खाने का डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के दौरान जैसे हमने खाना खाया, खाने के डाइजेशन के दौरान क्या बना, ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज जो है ये तो नहीं कि हमारे पाचन तंत्र के अंदर ही यह रहता है, यह शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है, और कोशिका तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, इसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो ग्लूकोज को शरीर की प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं वहां पर ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, वो भी किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। शरीर में बनने वाले जितने भी टॉक्सिक पदार्थ हैं जिन्हें हम उत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलते हैं, या हम कहें उत्सर्जी पदार्थ जो हैं, इनको शरीर से एग्जिट
एग्जिट किया जाता है या बाहर निकाला जाता है, तो ये भी किसके माध्यम से, ये भी हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही इसको बाहर निकाला जाता है। ऑक्सीजन को प्रत्येक अंग तक पहुंचाया जाता है या प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है, प्रत्येक सेल तक पहुंचाया जाता है, ये भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। तो शरीर के अंदर जितनी भी रिएक्शंस चलती हैं, वह रिएक्शंस जब संपूर्ण होती है तो जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं या मॉलिक्यूल्स बनते हैं या जितने भी मिनरल्स वगैरह शरीर के अंदर, विटामिन मिनरल्स जो बन रहे हैं, उनको एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। तो हम कह सकते हैं शरीर का एक ऐसा तंत्र जो सभी अंगों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपस में क्या करता है, जोड़ कर रखता है। अब सबसे पहले बात करें तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में या हम कहें रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में किसने कहा या किसने बताया, तो विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रुधिर परिसंचरण के बारे में बताया। इसके बाद हम कहें कि जो BCS या हम कहें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब चूंकि ब्लड को पूरे शरीर के अंगों तक पहुंचाने के लिए शरीर के अंदर एक ऑर्गन पाया जाता है जिसे हम पंपिंग स्टेशन कहते हैं, या हम कहें हृदय जो है यह हमारे शरीर का क्या है, पंपिंग स्टेशन है, जो पूरे प्रेशर के साथ ब्लड को क्या करता है, सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यह 3 भागों से मिलकर बना है, या हम कहें 3 मुख्य भागों से मिलाकर ब्लड सर्कुलेटरी का निर्माण हुआ है। फर्स्ट ब्लड, रुधिर या रक्त। सेकंड बात करें हार्ट, हृदय। थर्ड बात करें रुधिर वाहिनियां, इंग्लिश में कहें ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, तो ब्लड जो है यह पूरे शरीर के अंदर क्या करता है, चक्कर लगाता है। हृदय का काम क्या है, यह ब्लड को क्या करता है, पूरे प्रेशर से पंप करता है ताकि प्रत्येक अंग तक ब्लड जो है पहुंच जाए। थर्ड, रुधिर वाहिनियां का काम क्या है, अंगों तक, हार्ट से अंगों तक ब्लड को लेके जाने का काम करती हैं। तो ये हमारे शरीर के अंदर रक्त को सभी अंगों तक पहुंचाती है। तो 3 भाग हमने देखे, ब्लड, हार्ट और रुधिर। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का एक एक या बारी बारी करके थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम ब्लड। रुधिर या रक्त। ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है रुधिर या ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, हम कह सकते हैं लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्योंकि हमें पता है ब्लड जो है कहाँ है, किस फॉर्म के अंदर है या किस अवस्था में, लिक्विड फॉर्म के अंदर है। कनेक्टिव का मतलब यह अंगों को कनेक्ट करने का काम करता है। ऊतक मतलब इसके अंदर कोशिकाएं होती हैं जो मिलकर के किसका निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। अब यदि हम बात करें, ब्लड जो है यह प्राकृतिक कोलाइड है, प्राकृतिक कोलाइड
है। अब कोलाइड, वास्तविक विलयन, कोलाइड, निलंबन, इसके बारे में हमने केमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट बात करें, यदि हम देखें कि जीव के अंदर या मनुष्य के अंदर मानव शरीर में ब्लड का कितने लीटर है, तो 5 से 7 लीटर। और पूरे शरीर के भार का, शरीर के वजन का या भार का 7.5% ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें पुरुष के अंदर बात करेंगे तो कितना ब्लड होना चाहिए, सॉरी यहां हमने टोटल लिख दिया कि ब्लड जो है मानव शरीर के अंदर कितना होगा, 5 से 7 लीटर होता है। अब ब्लड के अंदर हम देखें कि ब्लड के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिमेटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड का रंग कैसा है, तो लाल रंग, लाल गहरा। और गहरा लाल रंग जो है ये किसके कारण होता है, तो ब्लड में एक श्वसन वर्णक पाया जाता है। जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो है इसका काम क्या है, यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। और हीमोग्लोबिन यदि हम कहें तो यह हीम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है। हीम जो है यह वर्णक का है, वर्णक का काम करता है। वर्णक क्या चीज होती है, जो किसी भी अन्य चीज को क्या करती है, कलर प्रदान करती है, रंग प्रदान करती है, वर्णक है। इसका स्वयं का रंग कैसा होता है, तो बैंगनी रंग, स्वयं बैंगनी रंग का है। और हीम के अंदर पूछ ली जाए धातु पाई जाती है कौन सी, तो वह होती है आयरन। और आयरन भी किस फॉर्म के अंदर, किस आयनित अवस्था में होगी, Fe+2, या इसे कहते हैं फेरस आयन। ग्लोबिन क्या है, तो ग्लोबिन जो है यह प्रोटीन है। क्या है, यह प्रोटीन है एक तरह की। तो हमने देखा हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन यह ऑक्सीजन का परिवहन करती है, हीम प्लस ग्लोबिन से बना है। हीम क्या है, एक वर्णक है जिसका स्वयं का रंग बैंगनी है। ग्लोबिन यहाँ पे प्रोटीन है, इसके अंदर धातु पाई जाती है आयरन। और कौन सी अवस्था के अंदर, तो Fe+2 फॉर्म के अंदर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड की पीएच। ब्लड की पीएच 7.4, जो कि दुर्बल क्षारीय है। नेक्स्ट देखें, ब्लड के साथ, या हम कहें जब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, जब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो यह क्या कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
और ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त जो ब्लड होता है यह कैसा होता है, तो हम कहेंगे यह लाल रंग का होता है, या हम कहें शुद्ध ब्लड होता है। इसी के दौरान जब Hb के साथ CO2 जुड़ती है, तो CO2 जुड़े हुए Hb को जो यौगिक होता है इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन युक्त जो ब्लड होता है यह कैसा होता है, गहरा नीला। और ये ब्लड जो होता है यह अशुद्ध ब्लड होता है, या हम कहें इम्प्योर ब्लड होता है। अब इसी के साथ बात करें तो Hb का बंधुता क्रम देखें, तो सबसे ज्यादा Hb के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर हम लिखेंगे ऑक्सीजन जुड़ती है, और फिर इसके बाद CO2 जुड़ने का प्रवृत्ति रखती है। कहते हैं कि रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों? क्योंकि रात के समय पेड़ जो होते हैं यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती, जिसके दौरान उनके द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता। तो CO2 की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये क्या करते हैं, पेड़ों के नीचे सोने से हमारे ब्लड जो है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है वह CO2 के साथ जुड़ता है। CO2 क्या होगा, प्रकृति के अंदर टॉक्सिक होता है, या हम कहें हमारे शरीर के अंदर CO2 की मात्रा ज्यादा जाने से शरीर के लिए वह हानिकारक होता है। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मेल में Hb की मात्रा। हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसके ऊपर ब्लड रिपोर्ट के ऊपर लिखा होता है ना Hb, तो 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। और यही बात करें फीमेल के अंदर तो 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml। ये जो है मेल और फीमेल के अंदर Hb की मात्रा के लिए वैल्यू है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड का रासायनिक संगठन। तो ब्लड जो है, दो भाग हैं ब्लड के। फर्स्ट है प्लाज्मा, जो कि 55% होती है। सेकंड है ब्लड सेल्स, जो कि 45% भाग बनाती है ब्लड का। प्लाज्मा की बात करें तो यह एक कैसा द्रव है, हल्का पीला गाढ़ा द्रव होता है। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% जल पाया जाता है। 8 से 10% प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाएगा, तो हम यहां पे लिखेंगे प्रोटीन, मिनरल्स, सॉल्ट पाए जाते हैं। अब प्रोटीन की बात करें ब्लड के अंदर तो प्रोटीन कौन कौन से होंगे, इंपॉर्टेंट है ये प्रोटीन। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। नेक्स्ट देखेंगे हम एल्बुमिन। तो
जो फर्स्ट नंबर के प्रोटीन लिखे हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, इनका काम क्या है, ये हमारे ब्लड के अंदर क्या करते हैं, थक्का जमाने का, या हम कहें जब हमारे शरीर में कहीं किसी भी भाग पर चोट लगती है तो उस चोट वाली जगह से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है। उस ब्लड को निकलने से रोकने के लिए वहां पर थक्का जमाने का काम क्या करते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन करते हैं। यहां पे लिखेंगे। अच्छा, इनका निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण होता है यकृत में। कार्य क्या है, तो चोट वाले स्थान पर रुधिर का थक्का जमाते हैं। एल्बुमिन प्रोटीन जो है, इसका काम क्या है, तो यह ब्लड के अंदर खनिज संतुलन का काम करती है। खनिज संतुलन, या हम इंग्लिश में कहें ऑस्मो रेगुलेटिंग का काम करती है, मिनरल संतुलन का काम करती है। नेक्स्ट यहां पे लिखे, एक और प्रोटीन है ग्लोबुलिन। ग्लोबिन इसका काम क्या है, तो यह प्रतिरक्षा तंत्र के, या प्रतिरक्षा तंत्र को हम कहें मजबूत बनाने का, या प्रतिरक्षा तंत्र में वृद्धि करने का काम करती है। ये हमने देख लिया प्लाज्मा वाला भाग जो कितना प्रतिशत होता है, 55% होता है। नेक्स्ट हम पिछली स्लाइड के अंदर वापस चलते हैं। ब्लड सेल्स की बात करें तो यहाँ पर ब्लड सेल्स में कितने तरह की सेल्स पाई जाती हैं, 3 तरह की। फर्स्ट है आरबीसी, सेकंड है डब्ल्यूबीसी, थर्ड है प्लेटिलेट्स। अब हम एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं आरबीसी। फुल फॉर्म लिखें, रेड ब्लड सेल्स या लाल रुधिर लाल ब्लड सेल्स, या हम कहें सॉरी रेड ब्लड सेल्स, या हम कहें लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं का यदि साइंटिफिक नेम देखें तो क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स। ये इनका क्या है, साइंटिफिक नेम होता है, या हम इसको हिंदी में यह भी कह सकते हैं रक्ताणु। रेड ब्लड सेल्स जो है, यदि इनकी संख्या की बात करें ब्लड के अंदर तो 50 से 55 लाख प्रति mm क्यूब, या हम कहें प्रति mm क्यूब के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है, 50 से 55 लाख के अंदर। अब बात करें यदि इनकी उत्पत्ति की, तो एम्ब्रियो के अंदर या भ्रूण के अंदर आरबीसी की उत्पत्ति कहां से होती है, तो हम कहेंगे प्लीहा से होती है, कुछ मात्रा में यकृत से। यही बात करें वयस्क में, वयस्क के अंदर इसकी उत्पत्ति लाल अस्थि मज्जा से होती है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो भी 2 तरह के होते हैं शरीर के अंदर, तो
एक होता है लाल अस्थि मज्जा, सेकंड है पीली या सफेद अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा से आरबीसी की उत्पत्ति होती है और पीली अस्थि मज्जा से हम कहें किसकी उत्पत्ति होती है, तो वहां पर डब्ल्यूबीसी की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट यदि हम इनका जीवन काल देखें तो 120 दिन। आरबीसी जो है हमारे शरीर के अंदर नई बनती है, फिर एक साइकिल के बाद या हम कहें 120 दिन के बाद वह क्या हो जाती है, विघटित हो जाती है, नष्ट हो जाती है, फिर दोबारा नई आरबीसी बनती है। इसी दौरान ये साइकिल जो है चलता रहता है। अब विघटित कहाँ होती है यह, तो प्लीहा के अंदर, इसीलिए प्लीहा या इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड कहते हैं। इंग्लिश में ग्रेवयार्ड कहते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड स्प्लीन। नेक्स्ट बात करें आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन जो है हमें पता है ब्लड को क्या करता है, रंग प्रदान करता है। आरबीसी जो है ब्लड का 99% भाग जो है, या कहें सॉरी 90% भाग जो है ये किसके द्वारा पूर्ण होता है ब्लड का, तो आरबीसी के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन का काम जो है ब्लड को लाल रंग प्रदान करना। सेकंड काम लिखे इनका, या सेकंड क्या काम है, ये फर्स्ट। सेकंड की बात करें तो यह ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है। ऑक्सीजन को पूरी शरीर के अंदर लेके जाना, या हम कहें शरीर के प्रत्येक अंगों तक लेके जाने का काम किसका होता है, आरबीसी में जो वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन का होता है। अब आरबीसी की शेप की बात करें तो शेप है इसकी द्विअवतलाकार। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका अपवाद है ऊंट। ऊंट ऐसा स्तनधारी है जिसकी आरबीसी में क्या पाया जाता है, ब्लड पाया, सॉरी आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ती जाती है। आरबीसी की संख्या एक यंत्र है हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। हीमोसाइटोमीटर नेक्स्ट आरबीसी के बारे में पॉइंट देखें। ब्लड में आरबीसी की, या हम यह भी कह सकते हैं कि एचबी की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया।
ब्लड में की संख्या में वृद्धि को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। और ब्लड के अंदर आयरन की कमी को लोहमयता या इंग्लिश में कहें सिडेरेसिस कहते हैं। अब लोहमयता जो है यह किन जाति के लोगों में ज्यादा पाया जाता है? तो बांडू जाति के, बांडू प्रजाति के लोगों में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि बांडू प्रजाति के लोग जो हैं वह लोहे के पात्रों के अंदर क्या करते हैं? शराब का सेवन करते हैं, जिसके कारण उनके शरीर के अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लोहमयता कहते हैं। इस रोग के अंदर शरीर की मांसपेशियों के अंदर, किडनी, लीवर, इन सभी के अंदर क्या होता है? थोड़ी दिक्कत या हम कहें इन के अंदर इन्फेक्शन या नष्ट होने लगते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा? ब्लड में आरबीसी की कमी जो होती है उसको एनीमिया कहते हैं या रक्त अल्पता भी कहते हैं, और वृद्धि को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, और आयरन की कमी को आयरन की वृद्धि को, यहाँ पे आयरन की वृद्धि आएगी। ये हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। साइंटिफिक नेम देखें तो ल्यूकोसाइट्स, और इसको श्वेताणु भी कहते हैं। आरबीसी में हमने देखा था कि आरबीसी को साइंटिफिक नेम में क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स और रक्ताणु कहते थे। यहाँ आरबीसी को डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स या श्वेताणु कहा जाता है। यदि आरबीसी की संख्या की बात करें तो 5000 से 11000 प्रति mm³। और यदि हम इसकी आरबीसी के साथ तुलना देखें या आरबीसी का अनुपात डब्ल्यूबीसी से देखें तो 550 अनुपात 10 के रूप में इनका ब्लड के अंदर अनुपात होता है। अब नेक्स्ट हम देखें आरबीसी की लाइफ साइकिल कितनी है? तो 1 से 4 दिन, या कहीं पर आपको 2 से 5 दिन भी मिल सकता है। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी आएगा। अब हम देखें डब्ल्यूबीसी की लाइफ साइकिल के बाद डब्ल्यूबीसी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो हम यहां लिखेंगे
पीली अस्थि मज्जा व थाइमस ग्रंथि के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें डब्ल्यूबीसी जो है इसका कार्य क्या है। यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। शरीर के लिए प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, या हम कहें शरीर की रोगाणुओं से क्या करती है, सुरक्षा करती है या उनको नष्ट करती है, या हम कह सकते हैं शरीर के अंदर जो बाहरी रोगाणु आते हैं उनके लिए शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करती है। यहां लिख लेते हैं। हिंदी में कहते हैं प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। अब डब्ल्यूबीसी के प्रकार देखें तो डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार है। फर्स्ट यहां पे लिखेंगे न्यूट्रोफिल, सेकंड लिखेंगे मोनोसाइट, थर्ड लिखेंगे बेसोफिल, नेक्स्ट लिखेंगे इयोसिनोफिल, लास्ट या फिफ्थ टाइप जो है इसका लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट भी 2 तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब यहाँ पे इनके कार्य देखें तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो है इनका काम क्या है, यह रोगाणुओं का भक्षण करती है। जितने भी बाहरी रोगाणु शरीर के अंदर एंटर करते हैं उनका भक्षण का काम किसके द्वारा किया जाता है, इनके द्वारा। और मोनोसाइट के बारे में बात करें तो यह सबसे बड़ी मोनोसाइट या सबसे बड़ी क्या है, डब्ल्यूबीसी है, सबसे बड़ी। बेसोफिल और इयोसिनोफिल की बात करें तो यह एलर्जी से सुरक्षा करती है। इधर बात करें लिम्फोसाइट की तो यह शरीर के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या जब बढ़ती है तो आम भाषा में हमने सुना होगा, जब हम रिपोर्ट वगैरह करवाते हैं तो हम कहते हैं टीएलसी बढ़ गई है। टीएलसी का मतलब क्या होता है, टोटल ल्यूकोसाइट्स सेल्स। तो क्या होता है, जब शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, इस तरह की एक परिस्थिति बन जाती है कि शरीर की एंटीबॉडी ही शरीर के अंगों को क्या करती है, नष्ट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, संख्या बढ़ती है या अधिकता होती है तो उसको बोलते हैं
साइटोपिनिया। और यदि डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तो उसको बोलते हैं लाइकोपीनिया या ल्यूकोपीनिया। या हम कहते हैं लाइकोपीनिया। जब शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो ब्लड कैंसर हो जाता है। और ब्लड कैंसर को साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या हमें पता है नॉर्मल रेंज के 5,000 से 11,000 के बीच, यदि यह संख्या हम कहें 50,000 से भी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, 60-70,000, तब क्या होता है? ब्लड कैंसर की स्टेज बन जाती है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा के अंदर क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया कहते हैं। और यदि हम बात करें जब एड्स होता है, या हम कहें जब एचआईवी एड्स किसके माध्यम से होता है? एचआईवी वायरस के द्वारा। तो एचआईवी वायरस के द्वारा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे नष्ट किया जाता है, तो शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनती है। जब एंटीबॉडी नहीं बनती तो शरीर को क्या होगा? छोटे से छोटा रोगाणु भी क्या करता है? बड़ी हानि पहुंचाता है। क्योंकि शरीर के अंदर जब रोगाणु एंटर करता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनी सिस्टम स्ट्रोंग है, तो एंटीबॉडी क्या करती है? उसको नष्ट करके हमारे शरीर को क्या कर देती है? रिकवरी दे देती है। लेकिन जब एचआईवी वायरस द्वारा इन्फेक्ट होता है शरीर, या हम कहें व्यक्ति को एड्स होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है? इस बीमारी के अंदर क्या होता है? प्रतिरक्षा तंत्र ही सबसे पहले क्या किया जाता है? उस पर वार किया जाता है या उसको टारगेट किया जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र जैसे ही कमजोर होगा, शरीर के अंदर एंटीबॉडी नहीं बनती। जब एंटीबॉडी नहीं बनती तो छोटे से छोटा, हम कहें छोटे से छोटा रोगाणु भी क्या करता है? शरीर को बड़ी हानि पहुंचाता है। इसीलिए हम कहें एड्स के अंदर क्या होता है? शरीर जो है कमजोर होने लगता है, या शरीर के जितने भी सिस्टम है वो धीरे धीरे मंद पड़ने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखें, नोट लगाएंगे एक, नहीं, ये हमने क्या पढ़ लिया? डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, यहां पर एक और, डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तब ब्लड कैंसर होता है। और यदि पूछ लिया जाए डब्ल्यूबीसी भी कौन सा टाइप अधिक होता है, तो मोनोसाइट। और मोनोसाइट जो है यह सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी भी है। यह रीट के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3rd नंबर पे प्लेटिलेट्स की। प्लेटलेट्स, यह साइंटिफिक नेम है इसका थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स या इसको कहते हैं बिंबाणु। अब प्लेटलेट्स जो है, इनकी बात करें तो ये जो है शरीर के अंदर, बंद करना, प्लेटलेट्स की संख्या कर बात करें 1.1 से 4.5 लाख। और यदि इनका जीवन काल देखें तो 10 से 13 दिन। नेक्स्ट देखें निर्माण, तो बोन मैरो द्वारा,
यह केंद्रकहीन होती है। और प्लेटलेट्स का यदि हम बात करें कि इसका कार्य क्या है, कार्य इनके कारण ब्लड गाढ़ा होता है, इनके कारण ब्लड क्या होता है, गाढ़ा होता है। कार्य की बात करें तो यह चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाती है। ये हमने क्या देखा, बिंबाणु या प्लेटलेट्स के बारे में देखा। यहां नोट लगा लेंगे या हम इसी तरह वैसे ही लिख लेते हैं कि जब डेंगू होता है तो शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिससे ब्लड पतला हो जाता है और इंटरनल ऑर्गन से ब्लीडिंग का खतरा रहता है। जब शरीर के ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। और जिसके कारण ब्लड पतला होने के कारण क्या होता है, एक तो ब्लड गाढ़ा होता है तो उसका धीरे धीरे क्या होता है, शरीर के अंदर हम कहें रिसाव होता है या वो धीरे धीरे सर्कुलेट करता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे सर्कुलेट करता है तो प्रत्येक ऑर्गन जो होता है अपने वेस्टेज मटेरियल को उस ब्लड के अंदर डालता जाता है, जैसे कि हमारी किडनी डालती है, लिवर डालता है। तो जितना भी वेस्टेज मटेरियल है सभी के द्वारा क्या किया जाएगा, धीरे धीरे उस ब्लड के अंदर डाला जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें कि ब्लड पतला है तो वो सर्कुलेट क्या होगा, जल्दी करेगा, जल्दी जल्दी बहेगा। तो प्रत्येक अंग के द्वारा अपने वेस्टेज मटेरियल को उसके अंदर मिक्स नहीं किया जाएगा। और अंगों के अंदर जब वेस्टेज मटेरियल की हम कहें वृद्धि होनी स्टार्ट हो जाती है तो वे ऑर्गन फूलने लगते हैं या उनमें क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। सूजन या स्वेलिंग के दौरान उनमें क्या होता है, हेमरेज होने का खतरा रहता है या हम कहें उनके फटने का खतरा रहता है, जिसके कारण क्या होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। और एक फिक्स अमाउंट के बाद यदि प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है ब्लड के अंदर तो क्या किया जाता है, बाहर से प्लेटलेट्स इंजेक्ट की जाती है उस व्यक्ति के अंदर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, यहीं पर एक बात करें कि डेंगू के अंदर तो क्या होता है, शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है। इसी में यदि हम देखें मलेरिया में, जब मलेरिया या इसी के साथ पीलिया रोग हो, मलेरिया व पीलिया रोग में किसकी कमी होती है, आरबीसी की कमी होती है। शरीर में यदि प्लेटलेट्स की वृद्धि हो जाए और कमी हो जाए, वृद्धि को कहेंगे इरिथ्रोसाइटो यदि कमी हो जाए तो इसको कहते हैं इरिथ्रोसाइटोपीनिया। पीनिया
अब यदि हम देखें शरीर के अंदर सबसे अधिक मात्रा के अंदर ब्लड में आरबीसी पाई जाती है, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि ब्लड का जब थक्का जमता है, ब्लड का क्लोट होता है या क्लोटिंग होती है, इसको हम कहें थक्का जमता है, तो यदि पूछा जाए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है तो हम कहेंगे विटामिन के। और कौन सा हम कहें धातु या आयन तो कैल्शियम, और आयन पूछ लिया जाए तो कैल्शियम +2। और इसी के साथ यदि कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी पूछ लिया जाए तो प्रोटीन है फाइब्रिनोजन व प्रोथ्रोम्बिन। तो ये तीनों यदि विटामिन पूछे तो विटामिन के उत्तरदायी है ब्लड के क्लोट के लिए, धातु पूछ ली जाए कैल्शियम, आयन पूछ लिया जाए कैल्शियम +2, प्रोटीन पूछ लिया जाए तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। इसी के साथ हमारे ब्लड में एक एंटी क्लोटिंग प्रोटीन भी पाया जाता है, हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिस्कंदन प्रोटीन। ठीक है, तो इस प्रोटीन का नाम क्या है? हिपेरिन। हिपेरिन का काम क्या है? देखो, चोट जब लगती है तो ब्लड का फ्लो बाहर होता है, हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो वो हमारे ब्लड को लॉस होता है, तो उसको रोकना जरूरी है या उसके लिए थक्का बनाना जरूरी है। किसके द्वारा बनाया जाता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा। और यह थक्का कब बनता है? जब चोट लगती है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी ब्लड जो है पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, लेकिन शरीर के अंदर तो ब्लड का थक्का बनना जरूरी नहीं है ना, और ना ही बनना चाहिए, नहीं तो वो उसके कारण इंसान जो है या तो उसकी कोई हम कहें जिसको बोलते हैं लकवा हो जाता है या फिर कहें कोमा में चला जाता है। तो उस क्लोट को रोकने के लिए या उस रुधिर के थक्के को रोकने के लिए एक एंटी क्लोटिंग प्रोटीन पाया जाता है, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिस्कंदन पदार्थ पाया जाता है, या प्रतिस्कंदन प्रोटीन जो है क्या पाई जाती है? हिपेरिन पाई जाती है, जो शरीर के अंदर फ्लो होने वाले ब्लड को जमने से रोकती है। तो आज की क्लास के अंदर हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 भाग क्या हैं। अब कल हम क्या करेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमने देखा कि सबसे पहले किसने बताया था? तो विलियम हार्वे ने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लड सर्कुलेटरी के 3 भाग देखे थे हमने, ब्लड, हार्ट और रुधिर वाहिनियां। ब्लड के बारे में देखा तो यह क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, यह एक प्राकृतिक कोलाइड है, और ब्लड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। यह लाल रंग का होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना है। हीम जो है यह एक वर्णक है, ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। ब्लड की पीएच कितनी है? तो 7.5 है, यह क्षारीय प्रकृति का है। ब्लड का संगठन देखें तो यह प्लाज्मा से मिलकर बना है और ब्लड सेल से मिलकर बना है। प्लाज्मा की बात करें, यह हल्का पीला द्रव गाढ़ा है, इसमें इतना जल पाया जाता है और कुछ प्रोटीन, मिनरल्स और सॉल्ट पाए जाते हैं। अब यही आगे बात करें कि कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन और ग्लोबिन। इसी के आगे बात करें हम आरबीसी की, तो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनकी संख्या इतनी है। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भ्रूण के अंदर प्लीहा व यकृत से। वयस्क में कहाँ से होती है? लाल अस्थि मज्जा से होती है। प्लीहा या स्प्लीन, तिल्ली को आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी आरबीसी के लाल रंग प्रदान किया, शेप कैसे होती है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, और ये आगे हीमोसाइटोमीटर के द्वारा इसकी संख्या ज्ञात की जाती है।
नेक्स्ट बात करें कि आरबीसी की कमी को एनीमिया कहते हैं, वृद्धि को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं और आयरन की वृद्धि को लोह मेहता कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें, इन्हें श्वेताणु कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 5000 से 11000 प्रति mm³। लाइफ साइकिल हमने देखा 2 से 5 दिन है। इसकी उत्पत्ति पीली अस्थि मज्जा से होती है। कार्य इसका प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण। 5 तरह के इसके टाइप्स देख लिए थे हमने। शरीर के अंदर जब WBC की संख्या असंतुलित रूप से बढ़ जाती है तो उससे क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसे ल्यूकीमिया कहते हैं। ब्लड कैंसर के दौरान कौन सी WBC की संख्या बढ़ती है? तो मोनोसाइट की। जब एड्स होता है तो उसके द्वारा, या हम एड्स के अंदर क्या देखते हैं कि प्रतिरक्षा तंत्र ही सबसे पहले नष्ट किया जाता है। प्लेटलेट्स की बात करें तो इसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इसकी लाइफ साइकिल 10 से 13 दिन है। निर्माण बोन मैरो द्वारा होता है। यह केंद्रकहीन होती है और ब्लड गाढ़ा होता है इनके कारण। जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण इंटरनल ऑर्गन में ब्लीडिंग का खतरा रहता है। मलेरिया व पीलिया के अंदर आरबीसी की संख्या में कमी होती है। शरीर में प्लेटलेट्स की वृद्धि हो जाए तो इसको एरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं और कमी हो जाए तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। यदि बात करें ब्लड की क्लोटिंग की तो थक्का के अंदर विटामिन के, धातु कैल्शियम प्लस कैल्शियम 2 आयन और प्रोटीन फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। इसी के साथ आज की क्लास पूरी होती है। कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।